हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कितना क्वेश्चन मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ और पूरा जो मेरा 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्टली मैक्सिमम जो है 35 आवर का है, ठीक है। तो उससे मैं वीडियो बनाया हूँ, उससे देख लेना कितना क्वेश्चन आया है। अभी इसका प्रूफ देना बाकी है, ठीक है। और वीडियो इस पर बनाया हूँ कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी के, इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी बना चुका हूँ। और वीडियो बनाया हूँ कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिक में। अब जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी का इंटेक्स है उतने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, नीट 2024 में। क्योंकि तुमको भी पता है यार, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से बुक नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा बुक हमको नहीं लगाने हैं, बहुत कम रिसोर्स से पढ़ाई करनी है। और तुमको भी पता है कि जो एनसीईआरटी से पढ़ रहा है और पीवाईक्यू लगा रहा है उसका सिलेक्शन पक्का है, वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि डिफरेंट टाइप की कोचिंग का तुम लोग बुक लगाओगे तो ऐसे भटकते रह जाओगे, ठीक है ना। तो बात मानो, एनसीईआरटी फोकस करो और पीवाईक्यू लगाओ, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है यार, ठीक है। नहीं तो केवल इधर उधर भटकते रह जाओगे, सिलेक्ट भी नहीं होगे। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी तुम लोग 3-4 दिन जो बच्चे हैं पेपर दिए हो, तो अभी एक हफ्ता आराम से रिलैक्स करो और बस अपनी जो तैयारी करने की स्ट्रेटजी है उसको तैयार करो, कैसे क्या पढ़ना है तुमको, ठीक है ना। इधर उधर भटकना नहीं है। अभी एक हफ्ता अच्छे से पढ़ाई मत करो, केवल देखो कि तुमको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक ना। अच्छे से तैयारी करो, कौन सा बुक पढ़ना है, किस कोचिंग में पढ़ना है, ये सब देखो, ठीक है ना। कौन से रिसोर्सेज यूज करोगे। चलो शुरू करते हैं। मैं एक बार तुमको इसका प्रूफ दे देता हूँ कितना क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी इंटेक्स से आए हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि क्या जो इंटेक्स वाले सेक्शन के क्वेश्चन क्या उसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास भी मैसेज आया था टेलीग्राम पे कुछ लोगों का कि उससे कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, डायरेक्ट तो 3 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मीन्स अगर तुम एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन किए होते तो उस क्वेश्चन को इजीली तुम कर ले जाते, ठीक है। तो उसको भी देख लो, टोटल कितने क्वेश्चन आए, इसको देख के तुम सोच नहीं सकते कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। देखो कितना क्वेश्चन आया हुआ। चलो शुरू करते हैं। दो ये क्वेश्चन 53 नंबर का था क्वेश्चन जो आया हुआ था केमिस्ट्री में, ठीक है। और ये क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और ये डायरेक्ट तो नहीं है इंटेक्स से, लेकिन सोचो ये क्वेश्चन अगर तुम किए होते, ये इंटेक्स में जो दिया गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। क्वेश्चन है कि द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्ट रेट। अब बताना कि कौन सा कंपाउंड जो SN1 रिएक्शन फास्ट रेट से देगा। अब सोचो ये जो क्वेश्चन है इसको किए होते हैं इंटेक्स का। एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या था कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, या CN1 और SN2 का। ये तुम इस क्वेश्चन को किए होते तो क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते जो आया था, इजीली कर ले जाते, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को तुम किए होते तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। बस यही मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यार ज़्यादा रिसोर्सेज से तुमको क्वेश्चन नहीं लगाना है, बहुत लिमिटेड है, केवल पीवाईक्यू लगा लो और एनसीईआरटी लगा लो, सफिशिएंट है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। नहीं तो डिफरेंट टाइप के कोचिंग का तुम बुक लगाते रहो, सिलेक्शन से दूर ही होते जाओगे। इसी तरीके देखो ये क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इंटेक्स में, तो ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। देखो इसी का तो सेम ऐसे ही आया। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड्स अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। अब सोचो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड इसमें से जो SN1 रिएक्शन फास्टर रेट से देगा, और यहाँ पे भी वही आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये तुमको इसका कॉन्सेप्ट पता है इस वाले क्वेश्चन का, तो इस वाले क्वेश्चन को तुम इजीली कर ले जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आया था हमारा कि दिया है फॉर द रिएक्शंस, ये कुछ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें Kc का वैल्यू हमको दिया हुआ है एट ए गिवन टाइम द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है एक्टिव मास ABC का सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में भी ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे Kc का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे पूछ रहा है बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे भी वही बताना था कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि इक्विलिब्रियम में जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, कि रिएक्शन हैज़ गॉन टू कंप्लीशन इन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन है, तुम लोग ये प्रॉब्लम किए होते जो इंटेक्स में दिया होता है, तो क्या तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर ले जाते यार, इजीली कर ले जाते, ठीक है ना। ये तुमको ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, यदि इसका कॉन्सेप्ट तुमको पता है तो ये वाला जो क्वेश्चन आया है अभी 2024 में, तुम इसको इजीली कर ले जाते, ठीक है। इसी तरीके से देखो 57 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट N = 1 था फॉर हीलियम, कितना है -x जूल है। देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन
इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट फॉर बेरिलियम प्लस 3 आयन इन जूल बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एनर्जी बतानी थी। इसी तरीके से देखो जो इंटेक्स में क्वेश्चन दिया था हमारा एग्जांपल, यहाँ पे बोला कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द दिस ऑर्बिटल। यहाँ पे तो एक बार एनर्जी निकालने के लिए बोला है और रेडियस, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लेंदी ही कर दिया है। यहाँ पे तो छोटा ही था, ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन जो इंटेक्स में दिया था, जबकि जो पीवाई जो क्वेश्चन आ चुका है 2024 में वो तो इजी ही था इसके कंपेयर में। तो यदि तुमको ये वाला क्वेश्चन आता ना तो तुम इसको इजीली कर ले आते। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, केवल अच्छे से पीवाईक्यू कर लो और एनसीईआरटी के इंडेक्स कर लो, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे देखो निकालना है, बताना है कितना सिग्मा कितना पाई होगा। एथेन दिया है, इथीन दिया है, ठीक है, C2 दिया है और इथाइन दिया है। तो यहाँ पे चीज़ तुमको बतानी थी कितना सिग्मा होगा कितना पाई। इसी तरीके से देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ था। क्वेश्चन तो सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन तुम प्रॉब्लम कर ले गए होते जो एनसीईआरटी के इंडेक्स में है तो इस क्वेश्चन को तुम इजिली कर ले आते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यार देख लो, जो कि ये डायरेक्ट उसी इंटेक्स से ही आया हुआ है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल था 8.7 और ये क्वेश्चन था हमारा डी ब्लॉक का। ये क्वेश्चन हमारा सेम ही आ गया था, ठीक है। देखो लिखा है कि ई नॉट वैल्यू फॉर द Mn+3 से Mn+2, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है कपल मच मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो इंटेक्स है वहाँ से ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है यहाँ पे और अभी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 तुम देखो, यहाँ पे बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc इज नॉट इक्वल, ठीक है। किसमें Kp एंड Kc इक्वल नहीं है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम पे है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द एट दिस टेम्परेचर। यहाँ पे हमको Kp निकालना है। तो हम लोग जानते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये कब ये तुमको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है या ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो तुम इसको इजीली कर ले आते। क्यों? क्योंकि यही फार्मूला होता है ना, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। तुमको ये फार्मूला पता है, जिसका ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 0 आ रहा है तो ये वैल्यू पूरा 1 हो जाता, तो Kp Kc इक्वल हो जाते। बोला कि इसमें इक्वल नहीं होगा तो जिसमें 0 नहीं होगा, तो इसको इजीली तुम कर ले आते ना। Kp Kc की तुम वैल्यू निकाल ले रहे हो तो ये भी तो बता सकते हो ना कहाँ पे Kp Kc के बराबर नहीं है, कहाँ पे Kp Kc के बराबर है। तो ये भी देखो, इस प्रॉब्लम अगर तुम सॉल्व कर ले जा रहे हो तो इसको इजीली कर ले जाते, क्योंकि ये तो थोड़ा टफ ही है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकालना है, यहाँ पे तो बताना है कहाँ पे बराबर नहीं है यार। 63 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर का, यहाँ पे निकालना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ किसके लिए सेम है। मीन्स यानी कि वैल्यू तुमको पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होता उसमें म्यू की वैल्यू सेम हो जाती। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के इंडेक्स से दिया हुआ है, इंडेक्स से, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे ये देखो, ठीक है। क्या ये जो क्वेश्चन तुम यहाँ से म्यू निकालते सबकी, यदि यहाँ पे ये म्यू तुम निकाल ले जा रहे हो जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो क्या बाकी का नहीं निकाल पाते इन सब का यार, इजीली कर ले जाते। इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ यार बार बार कि भाई तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुमको बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना यार, ठीक है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बस तुम्हारा एक ही है कि तुम लोग कम रिसोर्सेज का यूज़ करो, कम बुक का यूज़ करो, केवल पीवाईक्यू लगा लो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बाकी जितनी भी बुक्स हैं अलग कर दो, ठीक है। मैं 1-2 बुक और सजेस्ट करता हूँ लोगों को ताकि उनका रिवीजन में आसानी हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि एलन का हैंड बुक ले लो, ठीक है, उसमें तुम शॉर्ट नोट टाइप का बना सकते हो। और आकाश का जो एक बुक आता है एनसीईआरटी मैप करके, सब एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हैं, उसमें कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा इजी होता है, तो उसको लगा लो बस, इतना सफिशिएंट है भाई, ठीक है ना। क्योंकि दोनों बहुत ही पतले पतले हैं, ठीक है, और तुम उस एनसीईआरटी बेस ही है और तुम उसको एक हैंडबुक की तरह यूज कर सकते हो ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको जब एग्जाम देने जाओ, ठीक है, पेपर देने जाओ, बस इसलिए मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि बताओ एक कंपाउंड है ये, ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताना था, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट वही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वही आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए बोल रहा था मैं कि केवल एनसीईआरटी तुम्हारा काफ़ी है और पीवाईक्यू तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें से कौन होगा। सोचो इसकी स्टेबिलिटी अगर हम लोग बताना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, ये तुम इस क्वेश्चन की स्टेबिलिटी बता ले जा रहे हो कि हमारा ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है इन सब से, तो
इस क्वेश्चन को तुम नहीं बता पाओगे। इस क्वेश्चन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस क्वेश्चन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन ही लगा है, तुम्हें से तुमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है तो इसका भी तुम इजीली कर ले आते, ठीक है ना। इसीलिए अपने जिस भी टीचर से यार तुम पढ़ रहे हो उनका नोट्स अच्छे से तैयार करो, एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू लगाओ। कोई भी और बुक लगाने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कि ढेर सारे बुक के क्वेश्चन लगाते हुए चले जा रहे हैं, किसी भी बुक के तुमको ज़रूरत नहीं है भाई, इतना तुम्हारे लिए सिलेक्शन के सफिशियंट है। इसी तरीके से देखो 73 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या था, इसमें बताना है कि कौन किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब बताओ तुम, ये जो इंटेक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम इस इंटेक्स वाले क्वेश्चन को किए होते तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बता पाते। जैसे यहाँ पे पूछा, बताओ कि इन सब में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होगा, बताओ ये सब कौन कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर तुम ये क्वेश्चंस किए होते तो इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते भाई, इजीली कर ले जाते भाई, इजीली कर ले जाते, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जो एंट्रोपी इंक्रीज करती है, इसमें बताना है कौन सी प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो ये देखो कुछ चीज़ें इसमें वही सेम ही हैं, जैसे हमारा ये वाला ऑप्शन, इसका थर्ड और इसका भी सी वाला ऑप्शन सेम है। इसका ये थोड़ा सा सिमिलर है, यहाँ पे H2 यहाँ पे Cl2 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये भी देखो बोल सकते हो कि एक तरह से डायरेक्ट एनसीईआरटी के इंटेक्स से ही लिया गया था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं पार्सल इंटेक्स लिखा हूँ, पार्सल इंटेक्स से। तो 3 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट आए हैं, बाकी जो है क्वेश्चन जो बचे हमारे 13 क्वेश्चन वो आए हैं पार्सली, मतलब डायरेक्ट बोल सकते हो, पार्सली डायरेक्ट है। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद द इतना ml ऑफ इतना HCl सोल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लेफ्ट अनरिएक्टेड, मीन्स ये किसका है, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। सोचो यदि इस क्वेश्चन को तुम लगाए होते भाई तो क्या इस क्वेश्चन को नहीं लगा लेते, इजीली लगा लेते भाई, इजीली लग जाता तुमसे, ठीक ना। तो भाई बस बात मानो यार, केवल एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू लगाओ। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन देखो यहाँ से ये स्टेप्स और ये स्टेप्स सिमिलर नहीं है, सिमिलर है, ठीक है, ये वाले या इसको देख लो, ठीक है। और बाकी ये हमारा नेम रिएक्शन का है, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हैं, ठीक। तो ये भी देखो एनसीईआरटी के इंटेक्स से ही दिया हुआ है, ठीक ना, बाहर से नहीं दिया, पार्सली इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, ये पार्सली डायरेक्ट ही था क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है कि मास इन ग्राम दिया है कॉपर डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इतना करंट, यहाँ पे दिया हुआ है वोल्ट मीटर कंटेनिंग सल्फेट सोल्यूशन इतना सेकंड तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से देखो क्वेश्चन के सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड बाई 10 मिनट, यहाँ पे टाइम दिया है, करंट देखो इतना ज़्यादा, तो बताना मास, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा है वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी मास पूछा है कॉपर का, ठीक है, सब कुछ सिमिलर है, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम इस क्वेश्चन को लगाए होते एग्जाम्पल को एनसीईआरटी के, तो इस क्वेश्चन को तुम इजीली कर ले जाते 92 नंबर का। 93 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि ये क्वेश्चन तुम लगाए होते इंटेक्स का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 डिफरेंट टेम्परेचर है, EA की वैल्यू दी हुई है, तो हमको बताना था रेट K2 K1 का वैल्यू, तो क्या है इस सबको नहीं लगा पाते भाई, इजीली लग जाता है ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो एम्पेरिकल फार्मूला पे था। तो तुम बताओ यदि ये जो प्रॉब्लम है ये तुम इसको लगाए हो तो क्या ये नहीं लगेगा तुमसे, ये भी लग जाता। देखो मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बस बनाने का एक ही है कि तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो यार, पीवाईक्यू पढ़ो, बस 2 चीज़ें कर लो, तुम सिलेक्शन के एकदम करीब हो गए, इजीली सिलेक्ट हो जाओगे भाई। नहीं तो कोचिंग के मामले में ऐसे भटकते रहोगे, अगर कोचिंग वालों के चक्कर में पड़ गए, उनके मॉड्यूल लगाते लग गए, ठीक ना, तो तुम सेलेक्ट तो होगे लेकिन कई साल तुमको लग जाएंगे सिलेक्शन में, ठीक ना। यदि इजीली सेलेक्ट होना चाहते हो तो बस एक ही रास्ता फॉलो करो यार, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, मतलब इजीली सेलेक्ट होने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है ना। इसके बाद मेरा वीडियो आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पीवाईक्यू से आए हैं, कितने हैं जो इनडायरेक्ट पीवाईक्यू से आए हैं। उसके बाद फिजिकल का आएगा। ये सब करने के बाद मेरा भी जो टर्म होने वाला है यार वो ख़त्म हो जाएगा 4 जून को ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास टाइम अच्छे से रहेगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगा। देखो कितना क्वेश्चन है मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया है। मैं अभी बना रहा हूँ PDF धीरे धीरे, लेकिन मुझे खुद का भी पढ़ना है भाई, ठीक है, टाइम नहीं है तो मैं बताऊंगा। वैसे मैं बता चुका हूँ कि मेरे 40 क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आए हैं, ठीक है ना, उसको तुम लोग को दिखाऊंगा या तुम लोग खुद देख सकते हो यार, मेरे वीडियो निकालो कोई, ठीक है। जैसे मेरे टॉपिक्स जितने दिए हैं उसी को देख लो कि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था,
वहाँ के दोनों क्वेश्चन जो आए हुए हैं पूरे आ चुके हैं, ठीक है, दोनों आए हैं। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का देख लो, तुमको लगभग मिल जाएगा कि 40 क्वेश्चन मैं बोला हूँ तो उसमें तुमको इजीली मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट सब आ गया है, फिजिकल के भी सब आए हुए हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिक के साल्ट एनालिसिस के 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वो मैं बताया भी नहीं था तो वो आया भी नहीं है, क्योंकि साल्ट एनालिसिस कभी था ही नहीं टॉपिक्स में, ठीक है। ऐसे मैं बोल सकता था कि साल्ट एनालिसिस पढ़ लेना, लेकिन मैं डाला नहीं, मुझे पता था कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो थैंक यू यार, वीडियो पसंद है कि वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट इतना ध्यान रखना, अगर जल्दी सिलेक्ट होना चाहते हो तो केवल PYQ और NCERT पे फोकस करो, ठीक है। सो थैंक यू।